हेलो दोस्तों, हमारे परिवार में मैं राजेश आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल हमने पढ़ा भाषा के दो रूप, मौखिक लिखित रूप। मौखिक रूप और लिखित रूप के बाद हमने जाना कि हिंदी भाषा जो है उसकी सैद्धांतिक स्थिति क्या है, उसकी संवैधानिक स्थिति क्या है। संविधान में 14 सितंबर 1949 हिंदी को मान्यता प्राप्त हुई राजभाषा के रूप में अनुच्छेद 343 से 351 के बीच में रखी गई है। उसके बाद हमने बात की हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई थी। हिंदी की उत्पत्ति सबसे पहले वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, लौकिक से हमने पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश होती हुई हिंदी की अभी वर्तमान स्थिति हुई है। तो व्याकरण के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदी व्याकरण क्या है, फिर वर्ण, शब्द, पद एवं वाक्य। उसके बाद हम शुरू करेंगे वर्णमाला, वर्णमाला के सभी अक्षरों की पूरी जानकारी। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, अब हम चर्चा करेंगे वर्ण विचार के बारे में। वर्ण विचार के अंदर सबसे पहले देखेंगे ध्वनि क्या है, वर्ण क्या है, शब्द क्या है, पद क्या है, वाक्य क्या है। कैसे वर्ण ध्वनियों का लिखित रूप हम वर्ण कहलाता है। वर्णों से मिलकर शब्दों की रचना हुई है। शब्दों के द्वारा जो वाक्यों में प्रयोग किया जाता है उन्हें पद कहते हैं, और पद से हम कैसे वाक्यों के निर्माण करते हैं। पहले बात करते हैं दोस्तों ध्वनि के बारे में। हम छोटी सी जानकारी एक बार ऊपरी देख लेते हैं। ध्वनि क्या है? ऐसी इकाई जिसे मानव अपने मुख के द्वारा, ऐसी सार्थक इकाई जो मानव अपने मुख के द्वारा उच्चारित करता है वो क्या कहलाती है दोस्तों? ध्वनि कहलाती है। अब हम दोस्तों बात करेंगे वर्ण क्या है। वर्ण क्या है? वर्ण क्या है दोस्तों? ध्वनियों के जो प्रतिनिधि चिन्ह है जिन्हें हमने लिपिबद्ध किया है, ध्वनियों के वह प्रतिनिधि चिन्ह जिन्हें हमने लिपिबद्ध किया है वह वर्ण कहलाते हैं। दोस्तों, अब बात करेंगे शब्द क्या है। वर्णों का वह सार्थक समूह जिसका कोई एक अर्थ हो, अर्थात इसमें सार्थकता होनी जरूरी है। वर्णों का वह समूह जो एक सार्थक अर्थ देता हो। जैसे दोस्तों मैंने लिखा आप क म ल, इसका एक दोस्तों सार्थक अर्थ है तो वो क्या कहलाती है? शब्द कहलाती है। जैसे मैं लिख दूं मलक, म ल क, इसका कोई एक अर्थ नहीं हो रहा है दोस्तों, तो ये है शब्द। इसका कोई एक अर्थ नहीं हो रहा है। ये ध्वनियां है, ये वर्ण है, लेकिन इनका कोई एक अर्थ नहीं निकल रहा। तो वर्ण शब्द के लिए मेन सबसे बात जरूरी है सार्थकता। वर्णों का वह सार्थक समूह जो एक निश्चित अर्थ देता है शब्द कहलाता है। दोस्तों, जब इन शब्दों का प्रयोग वाक्य में प्रयुक्त किया जाता है तब वह पद कहलाता है। जैसे मैंने लिखा कमल, ये दोस्तों एक शब्द है, तो मैंने लिखा कि कमल ने, यहां जब हमने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया तो ये पद बन गया। तो पद की परिभाषा क्या हुई? शब्दों का रूप जिसे हमने वाक्य में प्रयुक्त किया गया है, जिनमें विभक्ति चिन्ह का प्रयोग भी किया जा सकता है, पद कहलाता है। अब दोस्तों बात करते हैं वाक्य क्या है। सबसे इंपोर्टेंट है वाक्य। वाक्य क्या है दोस्तों? वाक्य के लिए दोस्तों पूर्णता जरूरी है। जिस प्रकार शब्द के लिए सार्थकता जरूरी है, वाक्य के लिए पूर्णता जरूरी है। शब्दों का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित रूप जो एक पूर्ण अर्थ का द्योतक होता है वाक्य कहलाता है। जैसे राम खाना खाता है। अभी हमने चर्चा की वर्ण, शब्द, पद, वाक्य। अब हम दोस्तों एक चीज छूट रही है, अक्षर क्या है? दोस्तों, दार्शनिक इसका अगर शाब्दिक अर्थ देखें या दार्शनिक रूप में देखें तो इसका अर्थ होता है न क्षरति इति अक्षरम, अर्थात जिनका नाक्षर यानी होता है नाश, जिनका नाश न हो वह अक्षर है। दोस्तों, व्याकरणात्मक दृष्टि से देखें कि अक्षर की परिभाषा क्या है, तो ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण मुख से एक ही झटके के साथ हो वो अक्षर कहलाते हैं। हाँ, ना, चाहिए, अचानक आइए, जाइए, मुख से एक ही श्वास में आ रहा है, चाहिए, तो ये क्या है दोस्तों? अक्षर। अब दोस्तों वर्णमाला के बारे में हमने पढ़ा था, वर्ण क्या है, शब्द क्या है, वाक्य क्या है, पद क्या है। अब हम दोस्तों इसके क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं डिस्कस करते हैं। आइए देखिए, ध्वनि, वर्ण, शब्द, पद और वाक्य, इन पांचों के बारे में हमने चर्चा कर चुकी है। अब हम बात करते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है।
परीक्षा में आया वो प्रश्न है दोस्तों, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो वर्ण होगी। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई अगर पूछता है तो वह ध्वनि होगी, और भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई पूछे तो वर्ण होगी। इंपोर्टेंट प्रश्न है, सब शब्दों का खेल है। सबसे छोटी इकाई वर्ण, सबसे छोटी लिखित पूछे तो भी वर्ण, लेकिन अगर मौखिक पूछता है तब ये कौन सी होगी? ध्वनि। दोस्तों अर्थ के आधार पर अगर सबसे छोटी इकाई पूछे तो शब्द होगा। अर्थ के आधार पे भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द होगी। भाव या पूर्ण भाव के आधार पर अगर भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछे तो वो वाक्य होगी। इंपोर्टेंट है दोस्तों, ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। दोस्तों हम शुरू करने जा रहे हैं हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला के अंदर वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला के अंदर वर्णों की संख्या है 52 वर्ण है। इसके अंदर दो भागों में बांटा गया है। पहला है दोस्तों स्वर, 11 स्वर है। मेरे साथ बोलिए 11 स्वर, 33 व्यंजन। 11 स्वर है और 33 व्यंजन है। इन दोनों को जोड़ते हैं तो मूल वर्ण होते हैं 44। तो हिंदी वर्णमाला में वो मूल वर्णों की संख्या कितनी है? 44। मूल वर्णों की संख्या कितनी है? 44। शेष वर्ण कितने बचे? 8। सबको जोड़ते कितने होते हैं? 52। तो कुल वर्णों की संख्या कितनी है? 52। अब हम जानते हैं कि किस प्रकार ये 52 वर्ण आए हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे वर्णमाला के 52 वर्णों के बारे में, बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही साधारण भाषा में, बहुत ही कम समय में एक बार मोटे तौर पर चर्चा कर लेंगे। उसके बाद हम दोस्तों इन सभी वर्णों के बारे में व्यवस्थित चर्चा करेंगे। पहली बात करते हैं हम वर्णमाला के 11 स्वरों के बारे में। अ, आ, ई, उ, री। दोस्तों यहाँ इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ का, री का जो क्रम होता है वो कहाँ आता है? उ के बाद में आता है। ए, आई, ओ और औ 11 स्वर बने। दोस्तों अम और अह है, उनको कहते हैं अयोग वा, क्योंकि जिनका वहन ना तो स्वरों के साथ होता है और ना ही व्यंजनों के साथ, उन्हें कहते हैं अयोग वा। इनकी संख्या 2 है दोस्तों, अम और अह। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं स्पर्श व्यंजन। हमने बात की थी 33 व्यंजन। तो 33 व्यंजन कौन कौन से हैं? पहली बात करते हैं क, च, त, प। मेरे साथ बोलिए, इन्हें 5 वर्ग कहते हैं दोस्तों। क, च, त, प। क, च, त, प। क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। क के अंदर बात करते हैं क, ख, ग, ङ, च, छ, ज, य, ट, थ, द, ध, ण, त, थ, द, न, प, फ, ब और म। ये 25 वर्गीय स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इन्हें हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों इन्हीं 33 व्यंजनों के अंतर्गत 4 अंतस्थ होते हैं, जिनका उच्चारण स्वर और व्यंजन दोनों के बीच से होता है। अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। य, र, ल, व। दोस्तों 4 अंतस्थ व्यंजन है, य, र, ल, व। दोस्तों बात करते हैं उष्म व्यंजनों की। 4 उष्म व्यंजन है, श, स, ह। इसे हम कहते हैं तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत्य श और ह। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों 4 संयुक्त व्यंजन। 33 व्यंजनों की बात हो गई। 4 संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों 2 उत्कृष्ट या जैसे ताड़न जाता है द्विगुण व्यंजन, जैसे ताड़े गए हो, ड और ड। इन दोनों का जो उच्चारण करते हैं वो जैसे ताड़ा गया हो, फेंका गया हो, इसलिए हम उत्कृष्ट या ताड़न जात कहते हैं। दोस्तों इनको जोड़ते हैं 11 स्वर, 2 योग, 25 स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ, उष्म, संयुक्त और ताड़न जात। इनकी गणना करने पर दोस्तों होंगे 52 वर्ण। ये हमने मोटे तौर पर देखा कि कैसे 52 वर्ण हुए हैं। अब हम सबसे पहले चर्चा करते हैं दोस्तों, हमने चर्चा की स्वरों के बारे में। 11 स्वर है, लेकिन दोस्तों क्वेश्चन आता है मात्राओं की संख्या कितनी है? तो मात्राओं की संख्या होती है दोस्तों 10। स्वरों की संख्या 11 है, मात्राओं की संख्या है 10। देखिए अ की कोई मात्रा नहीं होती दोस्तों, अ की कोई मात्रा नहीं होती। तो आ की मात्रा, ई की मात्रा, ई की मात्रा, उ की मात्रा, उ। जैसे आप हमारे अपनी भाषा में बोलते हैं बड़ा उ, उसका उच्चारण में थोड़ा समय ज्यादा लगता है, इसलिए उ की मात्रा, ये हमारे री की मात्रा, ए की मात्रा, आई की मात्रा, ओ और औ की मात्रा। स्वरों के विभाजन के बारे में, स्वरों का किस प्रकार से विभाजन है, कौन कौन से, जैसे जिह्वा के आधार पर, मुख के आधार पर, होठ के आधार पर, जिह्वा के उठने के आधार पर, मूल स्वर कौन से है। पहली चर्चा करते हैं उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर स्वरों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला मूल स्वर। मूल स्वर किसे कहते हैं? ऐसे स्वर जिनके उत्पत्ति किसी अन्य स्वर की सहायता से नहीं हो, जो स्वयं राजते इति स्वरा। स्वर की परिभाषा है कि जो स्वयं उत्पत्ति हुए। उसमें भी अगर मूल स्वर की बात करें तो ये अन्य किसी स्वर के सहायता से उत्पन्न नहीं हुए, वो मूल स्वर कहलाते हैं। पहला है अ, दूसरा ई, उ और री। मेरे साथ बोलिए दोस्तों, 4 मूल स्वर है। पहला अ, ई, उ, री। 4 इंपोर्टेंट, आगे भी यही काम आएंगे दोस्तों, मूल स्वर अ, ई, उ और री। अब हम बात करेंगे उत्पत्ति के आधार पर दूसरे स्वर, जिन्हें कहते हैं संधि स्वर।
संधि स्वरों की बात करें तो संधि स्वर दो अन्य भागों में बांटे गए हैं। पहला है दीर्घ स्वर, दूसरा है संयुक्त स्वर। दीर्घ स्वर की बात करें दोस्तों तो आ, ई और उ दो सजातीय स्वरों की सहायता से जिन स्वरों की उत्पत्ति हुई है उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं, और दो विजातीय स्वरों की सहायता से जिन स्वरों की उत्पत्ति हुई है उन्हें कहते हैं संयुक्त स्वर। इनकी संख्या 4 है, ए, आई, ओ और औ। अब इनकी विभाजन देखते हैं दोस्तों। अ और अ मिलकर आ बना है, ई और ई से मिलकर ई बना है, उ और उ से मिलकर उ बना है। ये सजातीय स्वर भी कहते हैं दोस्तों, इनको सजातीय स्वर दीर्घ स्वर कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं विजातीय। अलग अलग उच्चारण स्थानों से अलग अलग स्वरों के योग से मिलकर जो स्वर बने हैं उन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। जैसे ए, अ प्लस ई बराबर ए, अ प्लस ए के साथ में आई बनता है, अ प्लस उ बराबर ओ, और इस अ के साथ में ओ का संयोग होने पर औ बनता है। मूल स्वर इंपोर्टेंट है दोस्तों, अ, ई, उ, री। अ, ई, उ और री चारों मूल स्वर कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रकार के बारे में। दोस्तों अब हम चर्चा करेंगे मात्रा के आधार पर। मात्रा का अर्थ होता है दोस्तों उच्चारण में लगने वाला समय कैसा लग रहा है, कितना समय लगा, उसके आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। आइए बात करते हैं। ह्रस्व स्वर मूल स्वर अ, ई और उ और री। मैंने अभी बताया आपको मूल स्वरों के बारे में, अ, ई, उ और री चारों मूल स्वर ह्रस्व स्वर आते हैं। इनमें एक चुटकी भर का समय लगता है, जैसे अ, ई, उ, री। जैसे चुटकी बजाते ही ये बोल जा रहे हैं, अर्थात जिनके उच्चारण में एक चुटकी पर समय लगता है वो ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। बात करते हैं दीर्घ स्वर। इनसे थोड़ा दुगुना समय या 2 चुटकी पर समय लगता है, उसे हम जिसमें 2 चुटकी पर समय लगता है वह दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। याद करने की ट्रिक, चारों मूल स्वर याद कर दो, अ, ई, उ, री। इसके सवाल जो भी बचे हैं वो सब दीर्घ स्वर कहलाते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं प्लुत स्वरों की। जैसे हंसने, रोना, किसी दूर खड़े व्यक्ति को बुलाने के लिए, या संगीत शास्त्र में स्वरों की उत्पत्ति, स्वरों को रियाज करते समय स्वरों के जो उच्चारण करते हैं उसमें प्लुत स्वरों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई रो रहा है तो जो लंबी स्वर आ रही है 3 चुटकी, हंसने, रोने, दूर खड़े व्यक्ति को बुलाने या संगीत शास्त्र में रियाज के समय में स्वरों को अलग अलग धुन देने के लिए प्लुत का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम बात करते हैं ओम, ओम के उच्चारण में लंबी जो स्वर आ रही है जिसमें 3 चुटकी भर का समय लगता है लगभग, उन्हें कहते हैं प्लुत स्वर। प्लुत स्वर हर स्वर प्लुत बन सकता है, आ, ई, हर स्वर को प्लुत बनाया जा सकता है, अर्थात प्लुतों की संख्या भी 11 हो जाती है। दीर्घ स्वरों की संख्या 7 है दोस्तों। मूल स्वर 4 होते हैं, वही ह्रस्व स्वर भी कहलाते हैं, जिनके 1 मात्रा का समय लगता है, इसमें 2 मात्रा का समय लगता है और 3 चुटकी भर मात्रा बांटा गया। पहला व्रतमुखी। दोस्तों व्रतमुखी का अर्थ, व्रत कैसा होता है दोस्तों, ऐसा इस टाइप में व्रतमुखी, अर्थात जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख गोल, अपने जो होठ है वो उनकी आकृति गोल हो जाती है, व्रत की तरह हो जाती है। उन स्वरों की संख्या 4 है, उ, ओ और औ। 4 स्वर व्रतमुखी स्वर आते हैं। जैसे हम बोलते हैं उ, होठ की आकृति गोल होती है, उ, ओ और औ। दूसरे प्रकार की बात करते हैं अव्रतमुखी दोस्तों, जिसमें होठ गोल ना होकर थोड़े से चौड़े की तरह हो जाते हैं। इस तरह से होठों की आकृति हो जाती है। इसमें दोस्तों इस होठों की आकृति इस तरीके से हो जाती है, जैसे आ, ई, री, ए और आई। अब हम बात करते हैं दोस्तों 1, 2, 3, 4, 5 और 6 स्वर अव्रतमुखी है, 4 व्रतमुखी है, 1 बच जाता है, उसे कहते हैं दोस्तों उदासीन स्वर, अर्थात न तो व्रतमुखी की तरह आकृति बनती है न ही अव्रतमुखी की तरह आकृति बनती है, वह है उदागर। जीवा की स्थिति दोस्तों, स्वरों का उच्चारण करते समय जब जीवा है उसका अग्रभाग सक्रिय रहता है, मध्य भाग सक्रिय रहता है और पश्च भाग सक्रिय रहता है। उसके आधार पर 3 भागों में बांटा गया, पहला अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग। दोस्तों अ का उच्चारण करते समय मध्य भाग सक्रिय रहता है, इसलिए अ का उच्चारण स्थान जीवा की स्थिति के आधार पर मध्य भाग में आता है। दोस्तों अग्रभाग में ई, री, ए और आई, जबकि पश्च भाग में आ, उ, ओ और औ। दोस्तों याद करने की ट्रिक बताता हूँ। जिन स्वरों में तीन की टाइप ध्वनि बनती है, जैसे आ, जैसे उ, जैसे ओ, उसमें अ को छोड़कर, अ तो मध्य में आ गया दोस्तों, इसके अलावा ये सभी पश्च में आएंगे और बाकी जो भी बच जाते हैं वो अग्र में आ जाएंगे। दोस्तों 5, इनकी संख्या 5 है,
पद्य की संख्या 1 है और इनकी संख्या भी 5 है। 5, 5, 10 और 1, 11। 11 स्वरों का व्यंजन इसी प्रकार है। आगे बात करते हैं। जिह्वा की ऊंचाई एवं मुख के खुलने के आधार पर स्वरों को 4 भागों में बांटा गया है। पहला समृद्ध, दूसरा अर्ध समृद्ध, तीसरा विवृत और चौथा अर्ध विवृत। दोस्तों, जब मुख सबसे कम खुलता है और जिह्वा की ऊंचाई सर्वाधिक होती है, उस समय उन स्वरों को कहते हैं समृद्ध स्वर। इनकी संख्या है दोस्तों 1, 2, 3, 4 और 5। 5 स्वर समृद्ध स्वर कहलाते हैं। कौन कौन से हैं आइए जानते हैं। ई, उ और री, इन 5 स्वरों को समृद्ध स्वर कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि समृद्ध से थोड़ा सा मुख ज्यादा खुलता है और जिह्वा थोड़ी सी नीचे रहती है। उन स्वरों की संख्या है 2। एक तो है ए और दूसरा है ओ। अब दोस्तों बात करते हैं मुख जो होता है ना, तो समृद्ध की तरह पूरा मुख जो होता है वो पूरी तरह खुला हुआ रहता है। जैसे हम बात करते हैं आ, जैसे छोटा बच्चे को बोलते हैं कि आ। जैसे डॉक्टर को कुछ दवाई पिलानी हो तो क्या बोलता है आ। यानी मुख सर्वाधिक खुला किसमें रहेगा, विवृत में। दोस्तों अब हम बात करते हैं विवृत से थोड़ा सा कम मुख खुला रहता है, उन स्वरों को कहते हैं अर्ध विवृत स्वर। इनकी संख्या दोस्तों है 4। पहली बात करते हैं अ, आई, औ और ग्रहित व्यंजन। अंग्रेजी का जो ग्रहित व्यंजन है ओ, जैसे हम बात करते हैं डॉक्टर वाला जो ओ लगाते हैं वो भी अर्ध विवृत के अंतर्गत आता है। दोस्तों अब हम आगे बातें करें। अब हम बात करेंगे प्रकृति एवं स्वभाव के आधार पर स्वरों को 2 भागों में बांटा गया। पहला अनुनासिक, जिसे हम सानुनासिक भी कहते हैं। दूसरा अननुनासिक, जिसे हम निर्नुनासिक कहते हैं। दोस्तों इसमें क्या होता है, मुख के साथ में जो सांस आती है वो मुख के साथ साथ में नाक से भी अपने वायु बाहर निकलती है। जैसे चांद, कुछ भी अगर हम शब्द लेते हैं जैसे चांद हो गया, इसमें मुख के साथ साथ नाक से भी श्वास बाहर निकल रही है। ऐसे 11 स्वरों के ऊपर चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है, वह सानुनासिक या अनुनासिक ध्वनियां कहलाती है, स्वर कहलाते हैं। इसके बाद बात करते हैं अननुनासिक या निरनुनासिक। दोस्तों जिसमें केवल नाक के द्वारा ही श्वास बाहर निकले, जैसे अंगूर, भैंस, सिंगाड़ा, केवल नाक से ही श्वास बाहर निकल रही है, वह अनुनासिक स्वर कहलाते हैं। धन्यवाद। आज की क्लास में हमने जाना स्वरों का विभाजन। तो इसी तरह हम आपसे जुड़े रहेंगे। हमारा ही केवल नाम नहीं है, यह एक परिवार है। आपका साथ हमारा विश्वास रहेगा। धन्यवाद दोस्तों।